नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, वो प्रगतिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस काव्य धारा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद या अक कविता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्रगतिवाद, जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि सन 1935 से कुछ आगे के वर्ष प्रगतिवादी युग के वर्ष हैं। प्रगतिवादी मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है वही काव्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। शुद्ध प्रगतिवादी कवियों के नाम नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन और गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं प्रगतिवाद के कवि हैं। प्रगतिवादी कविता पर जैसे मार्क्सवाद का प्रभाव है वैसे प्रयोगवादी कविता पर फ्रायड का प्रभाव है। प्रगतिवादी को साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रगतिवाद काव्य दृष्टि है। प्रगतिवाद जो है काव्य दृष्टि है। दार्शनिक वर्ग चेतना, वैयक्तिक यथार्थवादी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वर्ग चेतना प्रधान, जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? नई कविता, प्रगतिवाद, समांतर कविता, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? तो ये प्रगतिवाद काव्य धारा का आधार माना गया है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की हम लोग व्याख्या देखते हैं कि प्रगतिवाद का उदय जो है, प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्त काल में सन 1936 के आसपास सामाजिक चेतना के साथ आरंभ हुआ। यह मार्क्सवादी दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। राजनीतिक दास्ता में देश में एक पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियों को प्रश्रय दे रही थी, तो दूसरी ओर जन सामान्य के लिए वाहवाही, गरीबी, अशिक्षा, सुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही थी। साहित्य में भी इससे प्रभावित हुआ। साहित्य इससे भी प्रभावित हुआ जिसे प्रगतिवादी साहित्य का आंदोलन आरंभ हुआ। वर्ष 1935 में ई.एम. फॉरेस्टर के सभापतित्व के पेरिस, लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। यहीं पर भारतीयों में कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिसमें मुल्क राज आनंद और सज्जाद जाहिर शामिल थे। वर्ष 1936 में सज्जाद जाहिर और डॉक्टर मुल्क राज आनंद प्रत्यय से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रगतिवादी काव्य धारा में छायावाद की जीवन शून्य होती हुई प्रगतिवादी
वायवी काव्य धारा की प्रतिक्रिया भी निहित थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन, कि प्रगतिवाद का आधार है, क्या है, रहस्यवाद, हलावाद, हालावाद, प्राकृतिकवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या हिंदी भाषी प्रांतीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी, प्रेमचंद्र ने, नागार्जुन ने, राही मासूम रजा ने या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा प्रेमचंद्र ने। किसने की थी, प्रेमचंद्र ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन, कि लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी, यशपाल ने, दिनकर ने की थी या निराला ने या प्रेमचंद्र ने। तो लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसमें अध्यक्षता करने वाले जो थे वो थे प्रेमचंद्र जी। कौन थे, प्रेमचंद्र जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी, 1926 में, 1936 में, 1946 में या 1939 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1936 में। कब हुई थी, 1936 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन, कि लखनऊ में आयोजित 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे, कौन थे, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुल्कराज आनंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेमचंद्र। लखनऊ में जो आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक हुई थी उसमें अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष जो बने थे वो प्रेमचंद्र जी थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी, किसके प्रयास से हुई थी, प्रेमचंद्र के, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जाहिर, नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जाहिर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है, छायावादी, रोमानियत एवं पालायनवादी प्रवृत्ति का या प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना या मार्क्सवादी प्रभाव या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सभी का जो प्रभाव है प्रगतिवाद पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा है कि प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है, यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद या समाजवाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, अमान्य जो है वो है रूपवाद। रूपवाद जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगति
बाद की प्रवृत्ति नहीं है। कौन सी नहीं है? धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के सहानुभूति एवं शोषण वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि धर्म, ईश्वर और व्यक्तित्ववाद जो है वो प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध, मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषित के प्रति सहानुभूति, विरोध एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवाद चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दर्शन आलोचक सामाजिक चेतना और ईश्वर के प्रति अनास्था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? नागार्जुन का, मुक्तिबोध का, रघुवीर साहे का या धूमिल का? तो वैद्यनाथ मिश्र जो नाम था वो था नागार्जुन का। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम जो था वो वैद्यनाथ मिश्र था। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। इनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी, बिहार, तिरौनी नामक गांव में हुआ था। आधुनिक हिंदी काव्य को और समृद्ध करने वाले नागार्जुन को 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय, दरभंगा, बिहार में निधन हो गया इनका। इनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि नागार्जुन ने 1935 में दीपक मासिक पत्रिका ये थी, 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। उसके बाद हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन भी किया। अगला है कि मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र से माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचना की। पत्रहीन, नग्न, गाछ मैथिली कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन्हें भी देखते हैं। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं? युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा, आखिर ऐसा क्या कह दिया, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रतन गर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटैल, भस्मांकुर, ये इनकी कुछ काव्य रचनाएं थीं। इसके बाद इनकी अन्य कृतियों में शामिल बलचनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमुनिया का बाबा और वरुण के बेटे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है नागार्जुन किस वर्ग के कवि थे? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या द्विवेदी युग? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रयोगवादी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रयोगवादी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के, अकविता के या समकालीन कविता के?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कबीर के उपरांत हम विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। निराला, नागार्जुन, दिनकर, हरिऔध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नागार्जुन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या कि नागार्जुन ने अपने समाज में व्याप्त समस्या तथा बुराइयों को जितनी गहराई और धमाकेदार तरीके से उठाया उतना शायद कबीर के अलावा किसी ने नहीं उठाया। नागार्जुन ने भ्रष्टाचार, अवसरवादिता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर चोट की, राजनीति की गरिमा तथा लोकतंत्र के मायावी जाल को तार तार करते हुए इनके वास्तविक चेहरे को सामने लाते हैं। पूंजीपति वर्ग के शोषण एवं अत्याचारों का विरोध करते हैं तथा मजदूरों, किसानों एवं छात्रों के हित की बात को बड़े जोर ढंग से सामने रखते हैं। बाबा नागार्जुन एक सशक्त कवि होते हुए एक समाज सुधारक की भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह उन्हें कबीर की परंपरा के कवि मानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद के संदर्भ में निम्न इनमें से ये कथन सही नहीं है, वह कौन सा है? प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रगति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक के सौंदर्य को खोजता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद समीक्षक है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रामविलास शर्मा। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की हमारी व्याख्या कि रामविलास शर्मा जो हैं वो हिंदी में प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा को ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और भाषा को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं होता बल्कि वे समाज, अर्थ, राजनीतिक इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। रामविलास शर्मा की समीक्षा कृतियों में विशेष उल्लेखनीय है प्रेमचंद्र और उनका युग 1953, भाषा और संस्कृत, भाषा और समाज, निराला, साहित्य साधना 1969 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रगतिवादी कवि हैं कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? प्रगतिवादी कवि जो हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ।
केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार बनाया। मानकर जन साधारण के जीवन को गहरी व व्यापक संवेदना को अपनी कृतियों में मुखरित किया। केदारनाथ की प्रमुख कविता संग्रह हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं, मेहंदी गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जामुन जल तुम, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापें। ये इनके कविता संग्रह हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, चित्रलोचन, नरेश मेहता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जामुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिव मंगल सिंह, केदारनाथ अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? केदारनाथ अग्रवाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, युग धारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो दो है। दो क्वेश्चन जो हैं वो गलत हैं। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, नींद के बादल भी है, लेकिन आग का झरना ये इनकी रचना नहीं है। और युग धारा जो है नागार्जुन की रचना है। तो इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। युग की गंगा, नींद के बादल केदारनाथ की काव्य कृति हैं, जबकि युग धारा जो है वो नागार्जुन की है। केदारनाथ अग्रवाल ने आग का आईना भी लिखा है। आग का आईना है पर आग का झरना नहीं है। आग का झरना केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर माना गया है वो सी और डी दोनों माने गए थे। अगला क्वेश्चन है अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू, रंगों आबाब काव्य पंक्तियों का संबंध है प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समांतर कविता से, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा प्रगतिवादी कविता से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि ये जो पंक्ति है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। कुकुर और किस रचना से है? कुकुरमुत्ता रचना से ली गई है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अड़िमा, नए पत्ते, बेला और आईना जो हैं इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। नागार्जुन, दिनकर, अज्ञे, मुक्तिबोध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा अज्ञे जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? पेशेलों की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा अंधेरे में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अंधेरे में। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि अंधेरे में कविता के रचयिता जो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, अंतरदर्शन, आत्म संवाद, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी में, राम की शक्ति पूजा, निराला की कविता, लंबी कविता, असाध्य वीणा जो है अज्ञे की कविता है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि चांद का मुंह टेढ़ा रचयिता हैं कौन? नागा अर्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, धूमिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा मुक्तिबोध। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूल गलती कविता के कवि हैं कौन है? नागा अर्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अंधेरे में कविता किसने लिखी है? अंधेरे में जो कविता है वो किसने लिखी है? मुक्तिबोध ने, नागा अर्जुन ने, त्रिलोचन ने, धूमिल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? अंधेरे में जो कविता है, रचना है, वो किसने लिखी है? मुक्तिबोध ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गजानन माधव, मुक्तिबोध। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि कामायनी एक पुनर्विचार नामक ग्रंथ आलोचना ग्रंथ के लेखक मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध जी ने कामायनी एक अध्ययन के नाम से आलोचना पुस्तक की पांडुलिपि तैयार की थी, लेकिन वह प्रकाशित होकर बाजार में नहीं आ पाई। इसी पुस्तक को उन्होंने पुनः संशोधित परिवर्धित करके कामायनी एक पुनर्विचार 1961 में इसको प्रकाशित करवाया। इनकी अन्य पुस्तकें हैं भारत इतिहास और संस्कृति, मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए प्रकाशित करवाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन कि रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े चौड़े ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अंधेरे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। इसमें जो है अंधेरे में जो है वो ब्रह्म राक्षस की कहानी है। ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे में कविताओं में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा आधुनिक जीवन अनुभवों की अभिव्यक्ति है। इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव और छटपटाहट भी है। अगला क्वेश्चन है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा इनमें से कौन सी कविता संकलित नहीं है? जन्मदिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जन्मदिन की धूप में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में भूल गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, पता नहीं डूबता चांद कब डूबेगा, मुझे याद आते हैं आदि कविताएं जो हैं संकलित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1964। जबकि जन्मदिन धूप की धूप कविता केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है, जो अकाल के सारस में संग्रहित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया? विपात्र, एक साहित्यिक की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा, भारत इतिहास और संस्कृति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? भारत इतिहास और संस्कृति को जो है प्रतिबंधित किया गया। क्यों प्रतिबंधित किया गया? इस क्वेश्चन की हम लोग व्याख्या देखते हैं कि मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था।
मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जाए। पाठ्य पुस्तक संस्करण की भूमिका में मुक्ति बोध ने लिखा कि यह पुस्तक की इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहा है, वैसे इसमें नहीं। युद्धों और राजवंशों के विवरण में ना अटक कर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ को अंकित किया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी में अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? ब्रज में, मैथिली में, अवधी में, भोजपुरी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अवधी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन की हम लोग व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अलावा अवधी बोली पूर्वी हिंदी में हैं। त्रिलोचन का साहित्य सफर पत्रकारिता से शुरू हुआ और आगे हिंदी साहित्य के 3 प्रगतिशील कवियों में एक स्तंभ माने गए। यही से वास्तव में अवधी कविताओं में तरक्की देखने को मिलती है। त्रिलोचन जी ने अवधी में एक अच्छी रचना लिखी, वो लिखी थी अमोला, जिसमें 2700 बरबे एक साथ 27 छंद बरबे जो थे एक साथ हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है? हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? त्रिधारा जो है दिनकर की रचना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि त्रिधारा जो रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर के इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं बिखरे मोती 1932, उन्मादनी 1934, सीधे सादे चित्र 1947, मुकुल और मिला तेज से तेज। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि बुंदेलीखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमार चौहान की कविता झांसी की रानी अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी ये कविता। अगले पॉइंट हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। क्या है कि उसके बाद भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए तटरक्षक जहाज की सुभद्रा नाम दिया है। उसके बाद कि भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1947 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया था। अगला है कि रामधारी दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? रेणुका 1935, हुंकार 1940, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनी 1947, रसीमरथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963। उसके बाद हैं इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, संस्कृत के 4 अध्याय, हारे को हरिनाम इत्यादि जो हैं दिनकर की रचनाएं हैं। रेणुका दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध है जिसे गीत नाट्य भी कहा गया है। कथा का 5 अंकों में विभाजन और कथोपकथन
पद्धति के कारण इसे नाट्य की स्थूल संज्ञा भी दी जा सकती है, पर इसमें नाटकीयता का अभाव है, मूलतः यह प्रबंध काव्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोग हरि, सुमित्रानंदन पंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? आज्ञे की, मुक्तिबोध की, जयशंकर प्रसाद की, दिनकर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा दिनकर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस काव्य कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका को, हुंकार को, कुरुक्षेत्र को, उर्वशी को। तो किसको कहा गया है आधुनिक युग की गीता? तो ये कहा गया है कुरुक्षेत्र को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त, उन्मत्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि 2 राह समय के रथ का घर्घनाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्ति किसकी कविता से उद्धृत हैं? शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर की कविता से उद्धृत हैं। किस कविता से हैं? ये पंक्ति जो हैं वो किस कविता से ली गई हैं? ये पंक्ति जो हैं जनतंत्र का जन्म किससे ली गई हैं? जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक से उद्धृत हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है क्वाशी, रसीम रेखा, उर्मिला, कुमकुम। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है वो है कुमकुम। ये जो रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। इस क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि बालकृष्ण शर्मा नवीन 1930 तक कवि रूप में यशस्वी हो चुके थे, परंतु पहला कविता संग्रह कुमकुम 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस गीत का संग्रह मूल स्वर यौवन के पहले उदाम प्रणय वेग एवं प्रखर राष्ट्रीयता का है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आहान 1918 ईस्वी में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई। आहान का वास्तविक नाम था जीव ईश्वर वार्तालाप। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रसीम रेखा 1951, अपलक 1952। उसके बाद 1931 में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वे प्रताप पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते रहे। फिर इन्होंने हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा का संपादन भी इन्होंने 1921 और 23 में किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादन जो है वो कौन था? संपादक जो है वो कौन था? शंभुनाथ सिंह, आज्ञे, नरेश मेहता, उमाशंकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शंभुनाथ सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र पर यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।